नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज कामिनी वाजपेयी की कहानियाँ में सुनिए डॉक्टर पद्मावती जी द्वारा लिखी बहुत ही प्यारी सी कहानी गोद। सवेरे सवेरे बालकनी में बैठकर जैसे ही मीरा ने चाय का प्याला होठों से लगाया, ताजगी की झंझनाहट पूरे शरीर में फैल गई। मन मस्तिष्क तरोताजा हो गए। रात की सारी थकान फुर से उड़ गई। अभी सूरज पूरी तरह से उगा नहीं था। हल्की सी गुलाबी आसमान में फैली हुई थी। ठंडी हवा के झोंकों ने जैसे ही गालों को स्पर्श किया, मीरा को बहुत सुकून मिला। क्यों न मिले, बेचैन जो थी वह। आखिर बहुत कुछ सहा था उसने। आज फिर चाय के साथ पुरानी यादें भी ताजा हो गई। जीवन के 40 वसंत उसने देखे थे। 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। धनाढ्य संपन्न आदर्शवादी परिवार। पिता रामचरण शर्मा ने बेटी को कभी बेटों से कम नहीं माना। खूब पढ़ाया लिखाया, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन आदर्शों को भी घुट्टी में मिलाकर पिला दिया था कि पति ही नारी का परमेश्वर होता है और उसका घर यह नहीं वह ही होगा। मीरा ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की थी। पीएचडी होते होते उम्र भी ढलती चली गई। उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। अब विवाह का दबाव भी बढ़ने लगा था। संस्कारी परिवार की खोज होने लगी और अंततः एक शुभ मुहूर्त में मीरा का विवाह राकेश द्विवेदी के साथ हो गया। पति अच्छा कमाते थे। सास ससुर नंदन से भरा पूरा परिवार था। मीरा को सभी ने पलकों पर बिठाकर रखा हुआ था। कमाने वाली बहू थी। गाढ़ी मोटी तनख्वाह जो मिलती थी। खैर, कुछ बरस सब ठीक चल रहा था। पहाड़ तो तब टूटा जब 4 बरस बाद भी मीरा की संतान कोई नहीं हुई और डॉक्टरी परीक्षण से पता चला कि गर्भाशय के विकार कारण है। यह कभी मां नहीं बन सकती थी। रोग निदान रहित था, कोई उपचार नहीं था। मीरा के जीवन में अचानक सब कुछ बदल गया। परिवार के हर सदस्य की नजर में वह गुनाहगार बन गई थी। उसका दोष यही था कि इस संस्कारी परिवार को वह वारिस नहीं दे सकती थी। मीरा ने राकेश को समझाने की जी जान से कोशिश की। आखिर इस युग में भी ऐसे दकियानूसी विचार। राकेश, हम किसी को गोद भी ले सकते हैं। क्या बात करती हो मीरा, किसी गंदे खून को गोद लेना? वह हमारा वारिस कैसे कहलाएगा? राकेश ने लगभग चीखते हुए कहा था। राकेश का यह व्यवहार मीरा के लिए अप्रत्याशित था। वह असमंजस में थी कि क्या उपाय करे। अब राकेश भी उससे मुंह चुराने लगे थे। अपने ही घर में वह अजनबी हो गई थी। बिल्कुल अकेला और अवांछित महसूस कर रही थी वह। अब और कोई रास्ता नहीं रहा था, तो उसने दिल पर पत्थर रखकर अलग हो जाने का निर्णय ले लिया। पिता ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यहाँ उसके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वे अब स्वयं भाइयों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। उसके लिए अपना घर पराया हो गया था, सो स्थानांतरण करवाया और यहाँ इस अनजान शहर में अपनी नई दुनिया बसाने के लिए आ गई थी। अब ये नौकरी और अकेलापन ही उसके जीवन के साथी थे। वह वापस मीरा शर्मा बन गई थी और इसी में खुश रहना सीख रही थी। जीवन की एक परिक्रमा पूर्ण हुई। सांकल के खटखटाने की तेज आवाज से मीरा की तंद्रा टूटी। इससे पहले वह वहां तक पहुंचती, दरवाजा धकेलते हुए लक्ष्मा अंदर घुसी। उसके साथ एक 4-5 बरस की नन्ही सी लड़की भी थी, जिसे वह काम पर लाई थी। लक्ष्मा हर रोज बिना पूछे ही मीरा को पूरे मोहल्ले की खोज खबर दे दिया करती थी।
मीरा सुने या ना सुने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सब कुछ उगल देने के बाद ही उसे चैन आता था। कुछ देर टांगे पसार आराम फरमाकर फिर इधर उधर की बातें बनाती और गर्म चाय की चुस्कियां लेती थी। उसका वह डेली रूटीन था। ये तो मीरा का मौन स्वभाव था कि उसके कितना खोद खोद कर पूछे जाने पर भी मीरा ने अपने बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, वरना इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि लक्ष्मा की वाक शक्ति मीरा को पूरे मोहल्ले में एक रोचक चरित्र बनाने में सक्षम थी। आज मीरा चुप न रह सकी और बच्ची को देखते ही पूछा, अरे लक्ष्मा, तेरी बच्चिया तो अभी बहुत छोटी है, ये किसको ले आई? अपनी सहज शांत मुद्रा में लक्ष्मा बोली, बीबी जी पहले हम चाय बना लें, फिर तो पीते पीते सब सुना भी देंगे। चाय का प्याला मीरा को थमाने के बाद इत्मीनान से लक्ष्मा बैठ गई और उसने बोलना शुरू किया, बीबी जी आप तो जानती हो ना कि मेरा मर्द प्राइवेट क्लिनिक में पहरेदार है। तो एक रात एक माँ और बेटी आए थे उनके क्लिनिक में प्रसव करवाने के लिए। बेटी प्रसव की पीड़ा में थी। बच्ची हुई आधी रात को। दोनों आराम कर रही थी। सुबह को जब मेरा मर्द झाड़ू लगा रहा था तो कूड़ेदान में से बच्ची के रोने की आवाज सुनी। वो गया भागा भागा। देखा क्या, नवजात बच्ची अंदर लेकर भागा। माँ बेटी दोनों गायब। डॉक्टर साहब को जगाया। उन्हें पूरा किस्सा समझ में आ गया। अब ये तो पुलिस केस होवे ना बीबी जी, लेकिन मेरा मर्दवा तो बिल्कुल अनजान बच्ची को डॉक्टर से मांगकर घर ले आया। डॉक्टर ने भी आनाकानी नहीं की, लेकिन मेरे भी दूध मुहा 2 जुड़वा बच्चे कहाँ तक मैं पालती। सो रिश्ते की बहन को सौंप दिया। अब 5 साल बाद उसके मर्द ने उसे छोड़ दिया तो बच्ची वापस इधर भेज दी। पता नहीं किसका पाप है, लेकिन क्या करें बीबी जी, कहाँ भेजें, है तो इंसान की औलाद ही ना। देखूं क्या करे है ईश्वर। लक्ष्मा की चाय और कहानी दोनों समाप्त हो गई थी। वह उठी और काम करने चली गई। नन्ही पास ही बैठी अपनी राम कहानी को गौर से सुन रही थी। पता नहीं कुछ समझी या नहीं, लेकिन उसकी मुख मुद्रा कुछ उदास सी हो गई थी। मीरा को उस पर प्यार आया। उसने उसे पास बुलाया और उसे ध्यान से देखा। बड़ी बड़ी काली आंखें, पतले होठ, उठा हुआ माथा, उजला रंग, सचमुच परी जैसी दिख रही थी नन्ही। सब कुछ तो था, अगर कुछ नहीं था तो वह था भाग्य। लक्ष्मा, टेबल पर बिस्कुट का पैकेट है, जरा ला दे, नन्ही को भूख लगी होगी, मीरा ने चिल्लाकर कहा। अगले बरस कोई अच्छा लड़का देखकर ब्याह कर देंगे। बिस्कुट नन्ही को थमाते हुए लक्ष्मा बोली। क्या पागल हो गई है लक्ष्मा, इतनी छोटी बच्ची का ब्याह? पाप नहीं लगेगा? अरे ईश्वर से तो डर। वाह बीबी जी, बुरा मत मानियो, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जैसे समझदार लोग अपने शरीर की गर्मी निकल जाने के बाद बच्चों को कूड़ेदान में फिकवा दे तो पुण्य, और मैं उसका ब्याह करूं तो पापी। कहाँ का न्याय है तुम्हारे भगवान का? मीरा की बोलती बंद हो गई। लक्ष्मा चली गई। अनपढ़ होकर भी उसने कितनी गहरी बात कह दी थी। सच ही तो था। मीरा का मन खिन्न हो उठा। वह असहज हो उठी थी। मन में कड़वाहट फैल गई थी। कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। चाह कर भी नन्ही के विचार को वह झटक नहीं पा रही थी। पूरा दिन वह सिर्फ उसके बारे में ही सोचती रही। अगले कुछ दिनों में नन्ही उससे काफी घुल मिल गई थी। कॉलेज से वापस आते ही नन्ही को अपने बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा पाती। वह इधर उधर से कुछ कंकर पत्थर बीन कर ले आती और खेलते हुए मीरा का इंतजार करती रहती। मीरा ताला खोलती,
दोनों अंदर आते। मीरा चाय बनाती, उसे कुछ खाने को देती, फिर वह नहाने चली जाती। दोनों मिलकर आपस में खेलते बतियाते और फिर शाम को मीरा उसे किताब खोलकर पढ़ाती भी थी। यह मीरा की दिनचर्या बन गई थी। नन्ही से उसका लगाव बढ़ता ही जा रहा था। मीरा जानती थी कि अगले साल नन्ही चली जाएगी, उसका ब्याह हो जाएगा। ऐसे रिश्तों से क्या मोह जो निभाए ना जा सके। लेकिन मातत्व से वंचित मीरा नन्ही में शायद अपनी संतान का सुख ढूंढ रही थी। एक रिश्ता जुड़ रहा था, एक मोह धीरे धीरे अंतस में जन्म ले रहा था, जिसने मीरा ना चाहते हुए भी बंध रही थी। आज मीरा का मन बहुत अशांत हो चला था। नन्ही उसके जीवन का अभिन्न अंग हो गई थी। वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहती थी। सोचने लगी, क्यों ना नन्ही को गोद ले लिया जाए। यह विचार उसके मनो मस्तिष्क में उथल पुथल मचाने लगा। माना बड़े बड़े दान धर्म पूर्ण कर्म ना किए हों, लेकिन किसी एक के जीवन को तो संवारा जा सकता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष हो। पता नहीं लक्ष्मा की क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर उसने मना कर दिया तो ना जाने क्या समझ ले मुझे। लेकिन क्या यह बोझ वह उठा पाएगी? वह खुद भी तो बेसहारा ही है। ऐसे कितने विचार मन में शोर मचा रहे थे। इसी बीच लक्ष्मा और नन्ही ने घर के भीतर प्रवेश किया। उसको देखकर ही मीरा चमक उठी और बोली, लक्ष्मा आज तू काम रहने दे, चाय बना, तुझसे कुछ कहना है। चाय पीते मीरा ने बात छेड़ी, लक्ष्मा तू नन्ही को किसी को गोद क्यों ना दे देती? तेरा भी बोझ हल्का हो और उसे भी अच्छा परिवार मिल जाए। किसे दूं बीबी जी? क्यों? एक बात कहूं, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मुझे बता कितना पैसा चाहिए, मैं नन्ही को अपनाने को तैयार हूँ। लक्ष्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। किंचित अविश्वासी निगाहों से मीरा को कुछ देर ताकती रही और बोली, बीबी जी हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बच्चों को बेचते नहीं ना हैं। आप इसे गोद लेना चाहती हैं तो लीजिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा सकपका गई और फिर संभलते हुए बोली, नहीं लक्ष्मा बुरा ना मान, मैंने तो यूं ही तुझे मनाने के लिए कहा था। दरअसल तू ठीक कहती है, मैं तेरी भावनाओं की इज्जत करती हूँ। तू अपने मर्द से पूछ ले उसका क्या विचार है इस बारे में, तो हम फिर कानूनी तौर पर सब कार्यवाही कर लेंगे। क्या कहती है तू? बस बीवी जी आप तो ईश्वर का अवतार हैं। अरे मैं पगली इसे अभागी मानती थी। बीबी जी बच्ची का जीवन संवर जाएगा, मैं अपने मर्द को मना लूंगी। आप सचमुच देवी हैं। हाँ बीबी जी। मीरा ने सब औपचारिकताओं की पूर्ति कर नन्ही को गोद ले लिया। अगले ही क्षण शहर के एक प्रसिद्ध आवासीय स्कूल में उसका नाम किरण शर्मा लिखवाकर उसे भर्ती करवा दिया गया था। वह कुछ वर्षों के लिए नन्ही को इस वातावरण से दूर भेजना चाहती थी, ताकि जीवन की ये कड़वी यादें उसके जेहन से पूरी तरह निकल जाए। आज नन्ही को भेजते मन उदास हो गया था, इसलिए उसे झल्लाहट भी हो रही थी। लेकिन अचानक उसे ख्याल आया, नन्ही का जाना जरूरी है। नए माहौल में वह कुछ तौर तरीके भी सीख लेगी, अपने आप को भी बदल लेगी, और फिर डरना क्या, कभी कभी मीरा उससे मिलती भी रहेगी। नन्ही को कुछ वर्षों तक ही तो असल में सहारा चाहिए। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो गई तो अपने निर्णय खुद ले सकती है। अपना जीवन उसे खुद तय करना है। दुनिया को अपनी नजरों से जानना है, पहचानना है, और इस दौरान एक अभिभावक की भूमिका मीरा निभाएगी। उसे मोह पास में ना तो बांधेगी और ना खुद बंधेगी। यही दोनों के लिए उचित होगा। उसे खुले आकाश में भेजना ही होगा, इस घुटे वातावरण से दूर, जहां हर वक्त उसके भाग्य और जन्म को कोसा जाता है। उसे अपना भाग्य खुद लिखना होगा। मीरा शांत हो गई थी, मन का तूफान जैसे थम गया हो। सब तैयारी हो गई थी। मीरा उसे कई हिदायतें दे रही थी, कैसे रहना है, क्या खाना है,
किस तरह वह उससे मिलने के लिए आती रहेगी और पता नहीं क्या क्या। लेकिन नन्ही का ध्यान उसकी बातों से अलग कहीं और ही लगा हुआ था। नन्ही अपलक उसे ही देखे जा रही थी। मीरा सहज भाव से बोली, नन्ही, मैं कितनी देर से सब समझा रही हूँ और तुम ध्यान नहीं दे रही हो। क्या सोच रही हो? क्या समझी तुम? क्या करोगी वहाँ? हाँ, कुछ समझ में आया? नन्ही ने प्यार से अपनी छोटी छोटी बाहें मीरा के गले में डाल दी और उसकी आंखों में झांकते हुए जोर से बोली, हाँ। क्या? यही कि अब मैं तुम्हें बीबी जी नहीं, माँ कह सकती हूँ। माँ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।